अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत अहम डिस्कशन है, मैं वो आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ और अंदर की एक बड़ी अहम बात आपके सामने लाना चाहता हूँ। और वो ये है कि ये बात तो सबको ही पता है कि तकरीबन 3 साल हो रहे हैं मौजूदा पीटीआई की हुकूमत को, और जो इनकी कारकर्दगी है किसी भी शोबे में, लेकिन चाहे वो सफारती मामला है, मुआशी मामला है, आइनी मामला है या गवर्नेंस का मैटर है, हर मामले में बिग ज़ीरो है। लेकिन वज़ीर आज़म उसके बावजूद भी चल रहे हैं और हुकूमत भी चल रही है, लेकिन हालात जो हैं वो देख लीजिए इस वक्त जो सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकम्मल तौर पर सिविल इंतज़ामिया भी अब वज़ीर आज़म के कंट्रोल में नहीं रही, मुकम्मल तौर पर फेल है। मैं सिर्फ 3 मिसाल देता हूँ। एक मिसाल जो है वो ये है कि आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को देखा, सिविल इंतज़ामिया के हवाले से इन्होंने कंट्रोल किया तो क्या हुआ, लाशें बिछ गई दोनों तरफ से। उस तरफ से भी लोग मारे गए, शहीद हुए, और उस तरफ से भी तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे वो भी शहीद हुए। तो बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट थी। टोटल कंट्रोल जो है वो कंट्रोल जो का है उसका फेलियर था। फौज को लाने की बात की, लेकिन फौज ने वहां पर बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, रेंजर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया। दूसरा इनकी फेलियर आ जाइए कि ये जो कोरोना है ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया अपनी सिविल इंतज़ामिया के ज़रिए उसको कंट्रोल कर रही है। आपने यहाँ पर फौज को उतार दी इस एसओपी के लिए। आपकी सिविल इंतज़ामिया कहाँ गई? इतनी बड़ी सिविल इंतज़ामिया होती है, इसका मतलब है मुकम्मल आपका फेलियर है। आप सिविल इंतज़ामिया के ज़रिए सिर्फ एसओपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आप फौज को उतार रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में देख लीजिए, जहाँ एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फौज को नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिविल इंतजामिया पर उनका कंट्रोल है। ठीक है, ये वबा है, बिल्कुल आई हुई है, लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो कंट्रोल सिविल इंतजामिया से कर रहे हैं। एक ये इनका इतना बड़ा फेलियर है। आप देखिए, तीसरी में एक मिसाल और दे देता हूं, और वही मिसाल ये है कि इस वक्त कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया में अवाम को, बांग्लादेश को देखिए, क्या आप छोटे से छोटे ममालिक को देखिए, वो अपने अवाम को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रिसोर्स से। लेकिन पाकिस्तान को इतना बड़ी डोनेशन मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो हैं वैक्सीनेशन से महरूम हैं। और कितनी बड़ी डोनेशन है, आइए मैं थोड़ा सा बताते हुए जाता हूँ। देखिए, $1.386 बिलियन IMF ने दिया इस हुकूमत को। उसके बाद तकरीबन $8 मिलियन जो है वो यूएसए ने दिया इनको कि जी आप जो है वो वैक्सीन लगाइए अपने लोगों को। इसके अलावा तकरीबन यूके ने जो है वो 144 मिलियन पाउंड जो है इस हुकूमत को दिया। अच्छा, 153 मिलियन यूरो जो है यूरोपीय यूनियन ने इनको दिया। $300 मिलियन जो है इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया। चीन ने इनको 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी, अभी फिर दे रहे हैं, पैसा भी दिया। रूस ने इनको पैसा दिया और ममालिक ने इनको पैसा दिया। वो पैसे कहाँ हैं इमरान खान साहब, किधर गए वो पैसे? अवाम को तो वैक्सीन लग नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि उस पैसों का बहुत बड़ा हिसाब इमरान खान साहब को देना है। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को वैक्सीन नहीं लग रही है, तो ये एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट और सिविलियन इंतज़ामिया पे इमरान खान का कंट्रोल का फेलियर है, जो मैंने बता दिया। अब आते हैं कि इमरान खान साहब को कोई संजीदा लेता ही नहीं है। अब आप देखिए, दुनिया भर के ममालिक के सदूर, जो भी सदर बात करना चाहता है, अहम आदमी बात करना चाहता है, सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बात करना चाहता है, वो आपके आर्मी चीफ के पास जाता है। अभी हालिया देखिए, 3.5 घंटा बातचीत हुई आर्मी चीफ से और सेक्रेटरी स्टेट जनाब यूएसए से, और पाकिस्तान और इस खित्ते के हवाले से अहम तरीन बात हुई, जो कि इस मुल्क के वजीर आजम को करना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम माइनस। वजीर आजम को पूछा नहीं गया। 3.5 घंटे में वजीर आजम कहीं नहीं थे। अब आइए उसके बाद जनाब, ये जितने भी सफ़ीर आप देख रहे होंगे, मैं गलत कह रहा हूं तो आप वॉच करें, मालूमात लें, जितने भी फॉरेन सफ़ीर हैं वो आर्मी चीफ से मिलते हैं। आर्मी चीफ से जाकर अपने मुल्क और इस खित्ते के हवाले से और अहम पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हैं। आपसे कोई बात ही नहीं करता है। अब आप आ जाइए, इसी तरीके से मुख्तलिफ जो ममालिक के दिफा के लोग हैं वो भी चलें,
प्राइम मिनिस्टर से भी बात करते हैं और दिफा के सेक्रेटरी से भी बात करते हैं या आपके आर्मी चीफ से बात करते हैं। ना दिफा के सेक्रेटरी से बात हो रही है, ना आपके वजीर आजम से बात हो रही है। आज ही आर्मी चीफ से उन्होंने बात की है इस तरफ तालिबान और अफगानिस्तान और उनकी जाने का और दूसरे इश्यूज़ के ऊपर। वजीर आजम कहाँ हैं? वो तो छोड़ें, अब आ जाएं आप पाकिस्तान के अंदर आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो किससे मिलती है? वज़ीर आज़म से तो नहीं मिलती। वो जाके आर्मी चीफ से मीटिंग करती है और अब मुआशी मसाइल को आर्मी चीफ से डील करती है। अब आ जाइए उसके बाद कि जनाब बहुत ही मुल्की अहम मामलात पे, पॉलिसी पे पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफिंग दी जा रही थी। पार्लियामेंटेरियन की मीटिंग, आर्मी चीफ मौजूद है, वज़ीर आज़म कहाँ है? वज़ीर आज़म तो कहीं भी नहीं है। इसी तरीके से आपके अहम तरीन जो मीटिंग्स होती है उसमें वज़ीर आज़म कहीं नहीं है, वहाँ आर्मी चीफ से हो रही है। और आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान की मुआशी, पाकिस्तान की समाजी, पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान की सिफारती, पाकिस्तान की दिफाई हर मामले पे वो इन्वॉल्व हैं और वो मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तो कहीं भी नहीं है, तो इसलिए वज़ीर आज़म को कोई संजीदा ले ही नहीं रहे। अब आ जाइए आप एक बहुत बड़ा वाक़या, और अभी आपके सामने है कि आर्मी चीफ ने एंकर्स और सहाफ़ियों को बुलाया और उनसे मुल्क की और एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी और मईशत और सिफारत और दूसरी अहम मामलात पर बहुत अहम बातें भी की और पॉलिसी बयान भी दिया। कहाँ है वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है, सिविल हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं है। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब बहुत आग भगोला भी हुए, बहुत नाराज़ हुए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा गया कि तुम्हें पता है? उसने कहा मुझे भी नहीं पता। वज़ीर आज़म ने कहा मुझे भी नहीं पता, बाईपास कर लिया। और इतनी अहम मीटिंग जो कि वज़ीर आज़म का काम है, पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म का पाकिस्तान, कि वो इस तरह मीडिया के अहम एंकर्स और मीडिया के सहाफ़ियों से जो इस्लामाबाद में मौजूद है उनको बुलाया गया। उनसे बात करना चाहिए था वज़ीर आज़म को, या कम से कम आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म बैठते। लेकिन कहीं भी वज़ीर आज़म को भनक तक नहीं पहुंची, ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को। और आर्मी चीफ ने ये सारा कुछ किया और वो इशूज पे बात किया जो इशूज पे वजीर आजम को करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वजीर आजम को कोई संजीदा नहीं ले रहे। वजीर आजम आंख भगोला होते हैं, वजीर आजम नाराज होते हैं। आज भी वजीर आजम ने इस इशू के ऊपर बहुत नाराज हुए, जो मैं अंदर की बात बता रहा हूं, और वो कहते हैं मैं असम्बली तोड़ दूंगा। हर बात पे वो कहते हैं मैं असम्बली तोड़ दूंगा। लेकिन क्या वजूहत है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो खामोश हो जाती है? क्या वजूहत है? आप आर्मी चीफ ने बयान दिया सहाफ़ियों के साथ मीटिंग में कि मैं मजबूत बहुत होता या मेरी चलती तो मैं बुज़दार को हटा देता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि आप बुज़दार को आज चाहें हाथ हटा दें, आप इस हुकूमत को हटा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत ताकत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बुज़दार को हटाने की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं असम्बली तोड़ दूंगा। जब आप महमूद खान को वहाँ से KPK से हटाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं हम असम्बली तोड़ देंगे। जब आप आज़म खान को, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं असम्बली तोड़ दूंगा। जब वो जुल्फी बुखारी के लिए कहा जाता है कि इसको आप हटाएं तो आप वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तो जो भी आप करना चाहते हैं या आप चाहते हैं वो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ से एक ब्लैकमेल धमकी आती है वज़ीर आज़म की तरफ से कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि असम्बली तोड़ने के बाद होगा क्या? क्यों धमकी देते हैं? क्यों ब्लैकमेल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को? और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ ब्लैकमेल क्यों होती है? ये बहुत अहम बात है, समझने की बात है। जिस तरह मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आर्मी चीफ अगर ये कहते हैं कि ये सारे मामलात हैं, वरना तो मैं बुज़दार को हटा देता। हाँ, आप बुज़दार को भी हटाना चाहते हैं, आप आज़म खान को भी इस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती है कि महमूद, क्योंकि इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उसकी वजह से वज़ीर आज़म हाउस भी जो है वो नुकसान में जा रहा है, तबाह हो रहा है, और ये पूरे सूबे भी तबाह हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की खैर ख्वाह है और वो चाहेगी कि इन लोगों को हटाया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकते, उनका एक भी वोट नहीं है इस सिलसिले में कि वो रोक सकें। इधर इस्टेब्लिशमेंट जहांगीर तरीन को इशारा करे, हुकूमत गिर गई दोनों, उधर इत्तेहादियों को इशारा करे, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के सामने ढेर हैं। और इस्टेब्लिशमेंट क्या है तो 1 मिनट में इत्तेहादी गिर जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन
क्यों नहीं कहते, और ये बुजदार और ये इन लोगों को क्यों नहीं इस तरह हटाते? क्योंकि वजीर आजम धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। जो हमारी इत्तलात हैं वो कहते हैं कि जनाब मैं असम्बली तोड़ दूंगा, और असम्बली तोड़ने में इस्टेब्लिशमेंट खामोश क्यों है, ब्लैकमेल क्यों है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट बताएगी। लेकिन जो मुझे लगता है कि दो चीज़ होगी ना ये असम्बली टूटती है, या तो हालात ऐसे हैं कि मार्शल लॉ आ जाएगा, लेकिन मार्शल लॉ आने के चांसेस नहीं है क्योंकि पैसे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास। तो किस तरीके से ये चलेगा सिलसिला? दूसरा, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है शायद दुनिया में मार्शल लॉ को डिस्करेज करे। तीसरा कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा? इलेक्शन में जाएंगे तो पीडीएम जो है बहुत बड़ी ताकत है और वो जीत के आ जाएगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।